नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की सलाह को लेकर केजरीवाल सरकार ने सोमवार को एफिडेविट दाखिल किया है। इसमें दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर प्रदूषण रोकने के लिए पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाया जाता है तो दिल्ली भी इसके लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। चूंकि हवाओं की सीमाएं नहीं होती, इसलिए केंद्र सरकार को पूरे एनसीआर और आसपास के राज्यों में लॉकडाउन लगाने के लिए सोचना चाहिए। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा कि हम स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए पूरे लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को तैयार हैं। हालांकि ऐसे कदम तभी कारगर होंगे जब इसे पूरे एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में भी लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जिस तरह प्रदूषण पर आपात बैठक हुई, उस तरह कोई बैठक की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें उनके लिए एजेंडा सेट करना पड़ता है। वहीं दिल्ली में मौजूदा हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हवा की दिशा में बदलाव के कारण दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बावजूद वह गंभीर से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। पोल्यूशन अभी देखा जाए तो काफ़ी है वैसे, जबकि दिवाली में पटाखे वगैरह कुछ नहीं जले, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी पोल्यूशन है। क्योंकि सवेरे जब निकलो तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत रहती है। सरकार ने वैसे कई कदम उठाए हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए। सरकारी ऑफिस आज से बंद है, स्कूल बंद है और कंस्ट्रक्शन पे भी लगाम लगाई है सरकार ने। क्या लगता है आपको, कुछ रोक लगेगी? उससे फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि जैसे ऑफिस बंद कर दिए तो गाड़ियाँ थोड़ी कम रहेंगी और कंस्ट्रक्शन का काम भी कम करा है तो उससे धूल मिट्टी वगैरह कम रहेगी, तो फ़र्क तो पड़ेगा। और बाकी सरकार कदम तो उठा ही रही है, जैसे वो टावर लगाए हुए हैं पोल्यूशन को क्लियर करने के लिए, एयर फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा, लॉकडाउन पे भी विचार हो रहा है, जैसे आगे आगे क्या हो सकता है, लॉकडाउन भी लगाना पड़े। आपको लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ेगा उससे? लॉकडाउन लगाने से तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल कोई नहीं बाहर निकलेगा, गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी तो पोल्यूशन कम ही रहेगा। और बाकी तो देखो, लॉकडाउन अगर लगेगा तो फर्क पड़ा। और प्रदूषण का भाई साहब इतना बुरा हाल है कि हद से ज़्यादा। केजरीवाल जी बराबर बीजेपी पे आरोप लगा के, पहले भी कांग्रेस पे आरोप लगा के बच जाते थे, सत्ता में भी आए, लेकिन इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं करा। अभी कह रहे थे कि मैं 70 साल में पहली बार एक मशीन लेके आया हूँ प्रदूषण वाली। अब तो उसका देखना था ना कि प्रदूषण कितना उस मशीन से कम हो जाए। लेकिन आपको देखो कि अब रोडों पे चलने पे भी आंख में भी लगता है प्रदूषण, इतना बुरा हो रहा है। यहाँ तक कि 3 दिन से इस लक्ष्मीबाई नगर एरिया में पानी तक नहीं आ रहा था, कल आया है पानी। सरकार ने कदम उठाए, स्कूल बंद कर दिए, ऑफिस भी आज से बंद है, स्कूल भी बंद है। लगता है आपको फर्क पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कर दिया हुआ है। यार ये वही वाली बात हो गई कि अब वो गलत वर्ड चला जाएगा ना कि बाल मुंडवाने से यार मुर्दा थोड़ी हल्का हो जाएगा। ये तो तैयारी करना चाहिए था ना सरकार को यार, कि पूरा इंतजार कर लो। जैसे उसमें जब कोरोना काल में ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे थे, सिलेंडर का इंतजार है, तैयारी तो पहले से करके चलना पड़ता है ना भैया। कल का अखबार देखो, नव भारत टाइम्स कह रहा है कि आपका एक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपने देर कर दी ये चीज करने में। पोल्यूशन की स्थिति तो ज़्यादा ही खराब लग रही है। क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी? दिक्कत तो थोड़ा सा होती है, थोड़ा जैसे उसमें बलगम में थोड़ा ज़्यादा हुआ आना, बलगम बनना, थोड़ा आँख से नाक से थोड़ा सा ब्लैक हुआ आना, ऐसी दिक्कत होती है। अच्छा, सरकार कदम उठा रही है पोल्यूशन रोकने के लिए, काफ़ी लगता है आपको काफ़ी है। सरकारी ऑफिस बंद कर दिए हैं, बच्चे के लिए स्कूल भी बंद है, कंस्ट्रक्शन का काम पे लगाम लगाई है सरकार ने। क्या लगता है? ये तो थोड़ा ठीक ही होगा, सरकार अब कर रही है जो काम, तो अभी और करते रहेंगे लगातार तो शायद हो जाए कुछ कम। लॉकडाउन पे जैसे विचार हो रहा है कि लॉकडाउन हो सकता है लगाना पड़े आगे, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी सरकार ने। लॉकडाउन किस वजह से? पोल्यूशन या कुछ हो सकता है कुछ।
स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है दिल्ली एनसीआर की। जिस तरीके से जो प्रदूषण है वो इतना बढ़ गया है कि लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए, अधिक और बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, देखिए प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई गई थी। अगर हम आज की बात करें तो फिलहाल आज क्या कुछ अपडेट मिल रहा है प्रदूषण को लेकर? दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फटकार पड़ी और कहीं ना कहीं लॉकडाउन के लिए जो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे के अंदर बिल्कुल कह दिया कि हम लोग लॉकडाउन के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर केंद्र सरकार दिल्ली एनसीआर यानी पूरी दिल्ली के एनसीआर के इलाके के अंदर और पड़ोसी राज्यों के अंदर, हरियाणा के और पंजाब के अंदर भी लॉकडाउन लगाती है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए और दिल्ली सरकार बिल्कुल तैयार है, मगर लगातार कहीं ना कहीं परिस्थिति फिर भी बिगड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है तो केंद्र सरकार क्या जवाब देगी और बैठकें जो है वो कहीं ना कहीं किस तरीके से की जाएगी, ये सारा प्रक्रिया अब देखने को होगा। मगर लगातार कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के जो लोग हैं वो दिल्ली सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और जो दिल्ली सरकार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है, पंजाब के अंदर पराली जलाई जा रही है, तो तीनों ही पार्टियां जो है वो जिम्मेवार है। और मगर जनता के बारे में यहाँ पर नहीं सोचा जा रहा है, सिर्फ राजनीति की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो कहीं ना कहीं राजनीति को बनाने के लिए जनता को गुमराह भी किया जा रहा है और जनता के लिए ये कहा जा रहा है कि पराली जल रही है, इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मगर वहीं बात करें हरियाणा की तो हरियाणा भी कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने इंतजाम नहीं किए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जो बिगड़ चुका है। मगर यहाँ पर बात करें पॉल्यूशन के स्तर की तो वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। लोगों को खराश, गले के अंदर खराश की शिकायत हो रही है, आंखों के अंदर जलन की शिकायत हो रही है, यहाँ तक कि डॉक्टरों के पास जो है वो मरीजों का सबसे ज्यादा आना लगा हुआ है और कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है बिगड़ी हुई है। मगर सरकारें यह सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बाद कुछ नहीं कर पा रही है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से स्कूलों को बंद किया है, सरकारी विभागों को बंद किया है और यहाँ तक कि गाड़ियों को प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है, मगर लगातार उसके अंदर इतना सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा जितना उम्मीद थी। मगर लगातार कहीं ना कहीं ऑड इवन की बात करें तो ऑड इवन को भी लागू करना चाहिए ताकि इसके सारी मुहिम के साथ ये वाली मुहिम भी काम करे ताकि और थोड़ा सा फर्क पड़ता हुआ नजर आए। जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो पड़ोसी राज्य की सरकार क्यों ना हो, एक दूसरे पर सिर्फ आरोप ही लगा रही हैं, काम कोई नहीं कर रहा है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है दिल्ली एनसीआर में। प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को बहुत दिक्कतें भी हो रही हैं। पड़ोसी राज्य पराली जलाई जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पराली का असर पड़ रहा है तो वो सिर्फ 10% असर है, बाकी जो 90% असर है उसको कहीं कहीं दिक्कतें भी सामने हो रही हैं। अगर यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी बोला है कि अगर वो ऑड इवन लागू कर दे या उन्होंने लॉकडाउन की बात कह दी है, तो लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ समाधान निकाला जा रहा है? क्योंकि देखिए अगर लॉकडाउन लगता है 2 दिन का तो इससे कोई प्रदूषण कम तो होने वाला नहीं है, फिर से दोबारा प्रदूषण शुरू हो जाएगा बढ़ना। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि वो 2 दिन के लॉकडाउन के लिए बिल्कुल तैयार है और इसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर पूरे लॉकडाउन लगाने के लिए बात की गई है। मगर यहाँ पर बात करें अगर 2 दिन के लिए लॉकडाउन लग भी जाता है तो कहीं ना कहीं गाड़ियों का जो पॉल्यूशन है सिर्फ वो ही कम हो पाएगा, ना कि और पॉल्यूशन जो है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियों का पॉल्यूशन निकलता है वो कहीं ना कहीं जरूर कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। मगर 2 दिन के बाद में जो स्थिति बिगड़ेगी फिर सामान्य हो जाएगा उसी तरीके से। मगर यहाँ पर बात करें पराली के तो लेकर तो पराली का लेकर भी जो धुआं है वो भी कहीं ना कहीं 10% या 12% के करीब है। मगर यहाँ पर बात करें पॉल्यूशन को पूरा तरीके से कंट्रोल करने के लिए उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही मिलकर काम करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से तालमेल नहीं मिल रहा है उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अभी भी की बात करें हम जिस तरीके से एक्वायर लेवल की तो वो भी लगभग 260 के करीब है, तो यानी कह सकते हैं पॉल्यूशन का स्तर काफी बिगड़ा हुआ है। मगर घरों की जो अंदर जो स्थिति है, यानी कि घरों की जो हवा है, घरों के अंदर जो हवा है वो भी कहीं ना कहीं दूषित होती नजर आ रही है और उससे भी कहीं ना कहीं जनता को परेशानियां हो रही हैं। अब घरों के अंदर भी कितना मास्क लगा के रखेंगे ये भी सरकार को सोचना चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें कंप्लीट लॉकडाउन की तो वो जरूर सोच रही है उसके अंदर सरकार, मगर उससे कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है ये जरूर सोचना होगा सरकारों को। जी लेकिन राजीव, जो एक ठोस कदम होता है, एक जो परमानेंट इलाज होता है वो यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ टेम्परेरी यहाँ पर काम किए जा रहे हैं छोटे मोटे, जिसका कोई समाधान है ही नहीं। क्योंकि देखिए अगर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं निकला तो
दिक्कतें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाएंगी। स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज बंद कर दिए गए, कोचिंग सेंटर्स बंद हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो निर्माण कार्य थे उनको भी रोक दिया गया है, ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार कह रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर पड़ोसी राज्य भी लॉकडाउन लगाए तो शायद कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन से हम कंट्रोल कर सकें। तो इसको लेकर क्या कोई पड़ोसी राज्य के जो मुख्यमंत्री है क्या वो तैयार हैं लॉकडाउन को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने बेशक कदम उठाए हों, चाहे वो स्कूलों को बंद करने की कोशिश की हो या फिर कहें कंस्ट्रक्शन का काम बंद करने की बात की गई हो, सरकारी विभागों को बंद करने की कोशिश की गई है, मगर इससे कुछ ज़्यादा लंबा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली सरकार को भी पता है। मगर कंप्लीट लॉकडाउन, अगर 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा भी दिया जाता है पड़ोसी राज्यों के अंदर भी माने तो हम, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 दिनों के बाद में जिस तरीके से सारी प्रक्रिया फिर दोबारा से स्टार्ट होगी, लोग बाग किसान जो है वो फिर पराली जलाएंगे और फिर पॉल्यूशन का धुआं आएगा। तो ये कंप्लीट लॉकडाउन समाधान नहीं है, सरकारों को ये समझना होगा। मगर यहाँ पर सिर्फ छोटे मोटे उपाय से ही पूरा इलाज करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकारों को समझना होगा कि इससे पूरा इलाज नहीं होने वाला। मगर यहाँ पर बात करें किसानों की पराली की, अगर किसानों की पराली को लेकर या फिर पॉल्यूशन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बड़े कदम उठाए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कारगर हो सकते हैं। मगर राज्य सरकारें बेशक अपने स्तर पर कोई भी कोशिश कर ले, मगर वो इतनी कारगर होती हुई नजर नहीं आएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत ने उन्हें 29 नवंबर तक जेल में रहने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि आज देशमुख की पुलिस कस्टडी कल समाप्त हो गई थी। सोमवार दोपहर में उनको कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उनका पहले मेडिकल कराया गया, फिर उनको जेल भेजा गया। वहीं कोर्ट में अनिल देशमुख ने जज के सामने अपनी तबीयत का हवाला देकर जेल में घर का भोजन करने का आवेदन दिया था, लेकिन जज ने कहा कि पहले तो आप जेल की हवा खाइए और उसके बाद फिर इस विषय पर फैसला करने का विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए की वसूली से जुड़ा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी ने देशमुख को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत 1 नवंबर को गिरफ्तार किया था। देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का आरोप भी है। तो वहीं पर प्रवर्तन निदेशालय ने 21 अप्रैल को उनके खिलाफ केस किया था। ईडी ने उनका जुडिशियल कस्टडी मांगा और जुडिशियल कस्टडी 14 डेज का मांगा, जो कि माननीय जो न्यायाधीश है उन्होंने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसके बाद हमने होम फूड और मेडिसिन का एप्लीकेशन किया था। होम फूड की एप्लीकेशन में कोर्ट ने कहा है कि पहले आप जेल में जाइए और जेलर को वहाँ से रिपोर्ट भेजने दीजिए मेरे पास, तब रखेंगे। वो होम फूड का एप्लीकेशन हमारा पेंडिंग है। और हमारा जो मेडिसिन का एप्लीकेशन था, मेडिसिन का एप्लीकेशन हमारा अलाउ हो गया है, क्योंकि उनकी एज को देखते हुए और मेडिसिन को देखते हुए उनका मेडिकल का जो एप्लीकेशन था वो अलाउ हुआ है, उनको मेडिसिन देना ग्रांट किया है। उसके बाद उनको लो बैक पेन है, वो ज़मीन पे सो नहीं सकते, तो ये हमने बाकायदा हॉस्पिटल में जेजे में उनका एग्जामिनेशन कराया था। तो जेजे में एग्जामिनेशन के अंदर वो आया है कि उनको लो बैक पेन है और उठने में उनको प्रॉब्लम होगा, इसलिए किसी बड़ी जगह पे सोना चाहिए, इसलिए कोर्ट ने उन्हें बेड ग्रांट किया है एज पर जेजे हॉस्पिटल में। नजर आ रही है पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल उनको कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर उनको 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। यानी 29 नवंबर तक अनिल देशमुख अभी जेल में रहेंगे। अब देखिए, अब इनके साथ साथ इनके परिवार की जो मुश्किलें हैं वो भी यहां पर बढ़ने लगी हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल अभी जेल में बंद हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। और मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मुरारी सिंह। मुरारी, देखिए दिक्कतें लगातार बढ़ रही है पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की। जिस तरीके से लगातार जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला इतना बढ़ गया है कि वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, पहले उनकी मेडिकल जांच कराई गई, हालांकि अभी उनको 14 दिन के लिए और जेल में रहना पड़ेगा। मुरारी,
ऐसा माना जा रहा था कि ये थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो कस्टडी लिमिट थी ऐसा कहा जा रहा था कि 14 दिन के बाद उन्हें जमानत मिल सकती है, लेकिन अब उन्हें फिर मुंबई के अथर रोड में 14 दिनों तक रहना होगा। आपको बता दो कि ईडी ने पूछताछ के लिए जो सचिन वाजे इस पूरे कांड का जो मुख्य आरोपी है, जो समय मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है, उससे ईडी और अनिल देशमुख की आमने सामने की पूछताछ करने की, और पूछताछ से चाहे जो 12 डीसीपी के ट्रांसफर के मैटर थे या फिर करोड़ों रुपए की उगाही, इस पूरे मामले को ईडी जानने के लिए लोगों से आमने सामने की पूछताछ के लिए जेल से कस्टडी ली थी। लेकिन सचिन वाजे इस समय क्राइम ब्रांच में इसमें मुलाकात नहीं हो पाई हो। देखना होगा क्या अनिल देशमुख के पूछताछ के लिए ईडी दोबारा कस्टडी मांगती है क्या। मुरारी, देखिए अभी उनको 14 दिन जेल में रहना पड़ेगा और मेरे साथ आप बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए जिस तरीके से लगातार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ रही है, इनके साथ कहीं ना कहीं उनका परिवार भी अब इसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं मुरारी सिंह। मुरारी, देखिए जिस तरीके से आपने भी जिस तरीके से जिक्र कर दिया कि उनको जिस तरीके से जेल भेजा गया, और देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 14 दिन अभी जेल में ही रहेंगे अनिल देशमुख, और इसको क्या कुछ जांच पड़ताल की जा रही है, क्या उनसे पूछताछ भी हो सकती है? अनिल देशमुख की मुश्किलें अब पूरी तरह से बढ़ चुकी है। अब इसमें एक पहला जो है कि जल्दबाजी होगी कि वो कब जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है। जहाँ एक तरफ ईडी इस पूरे मामले में नकेल कसी है, वही दर पर सीबीआई भी एक के बाद एक जो है दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। तो अनिल देशमुख को इतनी जल्दी राहत तो नहीं मिलने वाली है, नहीं उनके परिवार की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि उनके बेटे को भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। ईडी के समक्ष उन्हें पेश होना होगा और अपना बयान देना होगा। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उनका सबसे पहले ईडी चाहेगी कि अनिल देशमुख और उनके बेटे की आमने सामने की पूछताछ हो, ताकि जो सवाल का जवाब मिल रहे हैं इससे ईडी संतुष्ट हो सके। वही दूसरी तरफ उनका जो अनिल देशमुख का मेन मास्टर माइंड था सचिन वाजे, जिसके ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे मंसूर हत्याकांड का मामला हो, चाहे देश के सबसे अमीर आदमी अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन का मामला हो, या फिर मुंबई के 12 डीसीपीओ के ट्रांसफर को रुकवाने का मामला हो, इन तमाम पहलुओं को ईडी आमने सामने की पूछताछ करेगी। और इसमें कहीं से कोई राहत न तो अनिल देशमुख को मिलती हुई दिखाई दे रही है, न उनके परिवार को। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, आपका। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए अब मुश्किल लगातार बढ़ती हुई अनिल देशमुख की नजर आ रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, वहीं चुनावों को देखते हुए बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की इस अहम बैठक में सरकार लोकहित से जुड़े अहम फैसले ले सकती है, तो वहीं पंजाब के नए डीजीपी के नाम पर भी मोहर लग सकती है, और साथ ही साथ किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार कोई न कोई फैसला जरूर ले सकती है। तो देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही बैठकों का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आज पंजाब सरकार की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, और ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में लोकहित से जुड़े अहम फैसले भी सरकार ले सकती है। साथ ही साथ पंजाब के नए डीजीपी के नाम पर भी मोहर लगाई जा सकती है। और देखिए जिस तरीके से कृषि कानून का जो विरोध हो रहा है पिछले लगभग 11 महीने से, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार किसान से जुड़े मुद्दों को यहां पर उठा सकती है, और उन पर भी कोई ना कोई फैसला जरूर सरकार ले सकती है। तो देखिए पंजाब में विधानसभा के चुनाव है 2022 में। देखिए लगभग 3 महीने का जो समय है वो अब यहाँ सरकार के पास रह गया है, और इन 3 महीनों में किस तरीके से अपनी पार्टी को और मजबूत करना है और किस तरीके से
लोगों को अपनी तरफ खींचना है। इसको लेकर अब यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। आज कैबिनेट की जो बैठक है काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें, इस बैठक में लोक हित को लेकर भी कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जा सकता है और साथ ही साथ पंजाब के नए डीजीपी के नाम पर भी इस बैठक में मोहर लग सकती है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए पंजाब ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुलवीर दीवान। कुलवीर जी, देखिए जिस तरीके से जो पंजाब सरकार की बैठक होने वाली है, कैबिनेट की जो बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इस बैठक में क्या क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं? देखिए, इस बैठक में संभावना बनी हुई है कि किसानों के मुद्दे पर जो सरकार है वो कुछ फैसला कर सकती है, क्योंकि डीएपी रेट जो खाद है उसकी काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पंजाब भर में किसान जो है वो काफी परेशान है और सरकार के खिलाफ जो है वो गुस्सा भी नजर किसानों में आ रहा है। तो ऐसे में किसानों को और ज्यादा नाराज सरकार नहीं कर सकती, लिहाजा उनकी इस दिक्कत को देखते हुए आज ये संभावना बनी हुई है कि जिस तरह की एक मुश्किल सामने आ रही है उसको लेकर कैबिनेट में आज चर्चा हो सकती है। क्योंकि कल ही हमने देखा कि 12 फर्में ऐसी हैं डीएपी खाद से जुड़ी हुई जिन पर कार्रवाई की है सरकार ने। कृषि मंत्री नाभा ने उन पर कार्रवाई करते हुए नोटिस भी जारी किए हैं और कई फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी या फिर अधिक रेट पर जो खाद को बेचा जाता है या फिर औद्योगिक क्षेत्र में जो खाद का इस्तेमाल होता है बैकडोर से, उसको रोकने के लिए सरकार जो है वो कदम उठाने लगी है और इसी वजह से किसानों को दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी तो थी ही जो किसान हैं उनको, और साथ ही कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके खिलाफ भी रोष पनप रहा था। और चुनावी माहौल में यदि किसी सरकार के खिलाफ इस तरह का माहौल बनता है तो निश्चित तौर पर पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा सरकार जो है वो सतर्क हो गई है और आज संभावना बनी हुई है कि इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल में विचार जो है हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जिस तरीके से जो किसान है, चाहे वो पंजाब के किसान हो या फिर हरियाणा किसान हो, वो लगातार अभी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। 26 नवंबर को पूरा 1 साल हो जाएगा किस तरीके से कृषि कानून जो विरोध कर रहे हैं सभी किसान। अब देखिए अहम बैठक हो रही है कैबिनेट की आज, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस बैठक में लोक हित को लेकर कोई ना कोई डिसीजन लिया जा सकता है। वो ऐसे कौन कौन से डिसीजन होंगे जो कहीं ना कहीं जनता के काम है, कि जिस तरीके से खुद पंजाब सरकार ने लोगों के बिजली के बिल माफ कर दिए हैं और जिस तरीके से किसानों को लेकर भी यहाँ पर अहम बातें भी होंगी, उनके खिलाफ डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। लोक हितों में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है और जनता के लिए क्या कुछ फैसले यहाँ पर सामने आ सकते हैं इस बैठक में? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि किसान एक जो है वो फोकस में है सरकार के, इसके अलावा और भी वर्ग हैं। आपने देखा होगा कि कर्मचारी वर्ग जो है वो बेशक 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला जो है सरकार ने कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी मांगे जो है वो कर्मचारियों की बस्ती हैं। आपने देखा होगा कि आज सुबह ही नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में जो कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं अभी करीब 7:30 बजे के आसपास, और वहां पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कर्मचारियों को कि सरकार के समक्ष उनकी मांगों को उठाएंगे। तो उस दिशा में भी कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद बन रही है कि सरकार जो है वो कार्य कर सकती है। तो ये तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जिन पर आज की मीटिंग में जो है वो चर्चा हो सकती है। और एक और महत्वपूर्ण वो ये कि 19 नवंबर को क्योंकि प्रकाश उत्सव आ रहा है श्री गुरु नानक देव जी का, उसको लेकर भी, उसके कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी सरकार जो है इस कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा कर सकती है, क्योंकि एक बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम जो है वो प्रकाश पर्व आयोजित होता है, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी सभी धर्मों के सभी धर्मों के लोगों की उनमें आस्था है। लिहाजा एक बड़े व्यापक रूप में ये मनाया जाता है। करतारपुर कॉरिडोर की भी जिस तरह से खुलने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिला है, उसके बाद ये बयान आया है कि जल्द ही करतारपुर का जो लांघा है वो खोल दिया जाएगा। तो इस दिशा में भी कहीं ना कहीं अब सरकार भी अपने स्तर पर जो कदम है वो बढ़ाने की ओर रुख कर सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये जो बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनावों को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया कुलवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो इसी के साथ राजधानी लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।